कभी ईरान के बिल्कुल करीब बैठा अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इराक की। इराक में लंबे वक्त से जमे हुए अमेरिका को अब वहां से निकलना पड़ रहा है। वजह है ईरान का इराक में दबदबा। कहा जाता है कि ईरान ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक में अपनी जड़ें जमा ली हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका को भी वहां से निकलने का फरमान सुना दिया गया है। दरअसल इराकी पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है जिसके मुताबिक अमेरिका को पहले इराक में मौजूद उसका सबसे बड़ा एयरबेस ऐन अल असद छोड़ना पड़ेगा। अब अमेरिका को कोई हुक्म सुना दे और वो मान जाए, ऐसा भला कहाँ मुमकिन होता है। लेकिन अगर बाजू में ईरान बैठा हो तो अमेरिका को भी झुकना ही पड़ता है। इराकी पार्लियामेंट के फैसले के अनुसार अब अमेरिका ऐन अल असद और राजधानी बगदाद के करीब अपना एक और एयरबेस छोड़कर सेंट्रल इराक में अपने एक दूसरे एयरबेस पर शिफ्ट हो रहा है और अगले साल तक अमेरिका इराक से परमानेंट बाहर निकल जाएगा। दरअसल अमेरिका को लगता है कि उसके जाते ही ईरान इराक में पूरी तरह होल्ड बना लेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने यह काम बहुत पहले ही कर लिया है। इराक में ईरान का होल्ड है, तभी तो अमेरिका को भी मजबूरी में ही सही इराक छोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि इराक में ईरान हिमायती संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का काफी कंट्रोल है। इसे हस्दुश शाबी के नाम से भी जाना जाता है। इराक के सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर आईएसआईएस यानी दाइश को खदेड़ने के लिए बनाई गई तंजीम हस्दुश शाबी अमेरिका के इराक से बाहर होते ही वहां के प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाएगी। कहा जा रहा है कि इराक में हस्दुश शाबी के 2 लाख से भी ज्यादा लड़ाके इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन ये स्पेशल फोर्स होम मिनिस्ट्री को नहीं बल्कि सीधे पीएम को जवाब देगी। अमेरिका के इराक में अपना सबसे बड़ा ऐन अल असद एयरबेस खाली करने के पीछे इसी हस्दुश शाबी का डर भी अहम वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर गजा के लिए ईरान इसराइल से फिर भिड़ता है तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी। ऐसे में इस बार इसराइल पर हर तरफ से अटैक होगा। इसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराक से हस्दुश शाबी भी हमले करेंगे, क्योंकि अमेरिका इसराइल की मदद इराकी एयरबेस से करता है। ऐसे में हस्दुश शाबी यहाँ से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और ट्रंप की नीति है कि दूसरों के झगड़ों में अमेरिकी फौजियों और साजो सामान का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका ने उस एयरबेस से निकलने में ही भलाई समझी है। गौरतलब है कि 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल उबैद पर हमला करके दिखा दिया कि उसकी रेंज क्या है और वो अमेरिका का कितना नुकसान कर सकता है। ऐसे में अमेरिका इस इलाके से अब अपना सामान समेट रहा है। ये इस बात का इशारा भी है कि खित्ते में भयंकर जंग छिड़ सकती है। ईरान गजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ईरान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस बार मैदान गाजा या दमिश्क नहीं बल्कि 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया था। 13 दिनों के भीतर जो घटनाएं घटी, उन्होंने इसराइल और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका दोनों को रणनीतिक मोर्चे पर झटका दे दिया। ये 13 दिन थे युद्ध काल के। लेकिन उसके बाद अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए यह ऐलान किया कि सिडनी और मेलबर्न में यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाले 2 हमलों के पीछे ईरानी निर्देश थे। एएसआईओ की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया। ईरान के राजदूत और 3 शीर्ष राजनयिकों को देश से बाहर तक निकाल दिया और साफ शब्दों में कहा, ये असाधारण खतरनाक आक्रामकता है। अब सोचने वाली बात, ईरान जो कभी सिर्फ क्षेत्रीय ताकत माना जाता था, अब उसकी पहुंच ऑस्ट्रेलिया तक हो चुकी है। ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला विषय है। दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले देशों में जब ईरान अपने रणनीतिक इरादे चला सकता है, तो सवाल ये उठता है, क्या इसराइल और अमेरिका उसकी बढ़ती ताकत को रोक पाने में असमर्थ हैं? इस सवाल का जवाब शायद
खुद बीते 13 दिनों वाले युद्ध की घटनाएं दे रही हैं। जो इसराइल अब तक खुद को मिडिल ईस्ट की सैन्य सुपर पावर मानता था, वो अब ईरान से सीमाओं के पार भी मात खाने लगा। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और अब ऑस्ट्रेलिया में यहूदी लक्ष्यों पर हमले। यह एक सुसंगठित और बहुस्तरीय रणनीति लगती है। दूसरी ओर अमेरिका की हालत भी अलग नहीं। 13 दिनों तक चले उस युद्ध को ना अमेरिका भुला सकता है और ना ही इसराइल। ईरान के 13 दिनों वाली कार्रवाई पे न अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा सैन्य जवाब आया, न कोई रणनीतिक मोर्चाबंदी। ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी सहयोगी ने खुद ईरान से रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन वॉशिंगटन फिलहाल सिर्फ डीपली कंसर्न कहकर रह गया। इसी बीच ईरान का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कर दिया, हम जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं और जब चाहें तब वार कर सकते हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक नई विश्व रणनीति की शुरुआत है, जहां क्षेत्रीय शक्ति होने के बावजूद ईरान अब वैश्विक ताकतों की नींव हिला रहा है। 13 दिनों के युद्ध के भीतर ईरान ने इसराइल और उसके सहयोगी अमेरिका तक को अपनी शक्ति से सीज फायर के टेबल पर लेकर आ गया। इधर ऑस्ट्रेलिया में हमले, डिप्लोमेट्स की निकासी, दूतावास बंद और अब ईरानी गार्ड को आतंकी घोषित करने की तैयारी। ये सारी घटनाएं इशारा करती हैं कि ईरान ने इस दौर में कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है और इसराइल, उसका सुरक्षा कवच अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। खतरे अब दूर दराज देशों तक फैल चुके हैं, जहां शायद उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अगला वार कहां से आएगा। अल्बनीज ने अगस्त महीने में ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देगा। ऐसा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में होगा। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपत्ति जताई थी। इसराइल ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को मान्यता देना आतंकवाद को सम्मानित करने जैसा है। और इस बीच अब ये कांड देखना दिलचस्प होगा, ईरान किस तरीके से अपने आप को इन तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से खड़ा करता है। मिडिल ईस्ट में ईरान फिर एक्टिव हो गया है। जिस तरह के हथियार यमन के अंसारुल्लाह इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसराइली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए इसराइल में गिर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ईरान इस जंग में अंसारुल्लाह के पीछे खुलकर खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल पर बरस रही यमन की क्लस्टर मिसाइलें ईरान की ही देन है। जानकार मानते हैं कि ईरान की पॉलिसी यही है कि अगर कहीं से भी इसराइल को रोका नहीं गया तो गजा खाली हो जाएगा, वो गजा पर कब्जा कर लेगा। ईरान ये किसी भी सूरत में होने नहीं देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरानी इंजीनियर इस वक्त यमन की राजधानी सना में हैं और जिस ताकत के हमले अंसारुल्लाह इस वक्त इसराइल के खिलाफ अंजाम दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है। यानी ईरान इसराइल जंग जारी है, बस उसका महाज या मोर्चा बदल गया है और अब इसराइल और यमन में खुली जंग छिड़ गई है। जंग बढ़ने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका का इराक से अपना ऐनुल असद एयरबेस खाली करना बता रहा है कि अमेरिका अब ईरान के हाथों अपने सैनिकों के नुकसान को उठाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी फौजें इराक के अहम एयरबेस से वापस जाने लगी हैं। अमेरिका रातों रात इराक का अपना ये अहम एयरबेस छोड़कर निकल रहा है। ऐसे में ये ईरान का सबसे करीबी टारगेट भी है और अमेरिका वहां से निकलना ही मुनासिब समझ रहा है।